हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष चौपाल। मैं आशुतोष। प्राचीन भारतीय इतिहास के आज के इस खंड में हम बात करेंगे संगम काल की और उस काल में लिखे गए साहित्य की, जिसे संगम साहित्य भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। संगम काल की हम बात करें तो ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में था। संगम का जो अर्थ होता है वो होता है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के जो तमिलकम प्रदेश थे, वहाँ पे तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन स्थल था। उसी के नाम पर इस काल का नाम संगम काल पड़ा है। इसमें 3 राज्य का विवरण आता है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य थे। इन सभी की संस्कृति का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो जो संगम का आयोजन होता था उसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे और उसमें अपनी अपनी रचनाओं को वो प्रस्तुत करते थे और सबकी स्वीकृति के बाद उसका प्रकाशन होता था। इसे ही संगम अथवा सम्मेलन कहा गया है। जो पहला सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, संरक्षक इसके पांड्य थे और स्थल जो था वो मदुरै था। सदस्यों की संख्या उस वक्त 549 थी। दूसरा सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि ही थे। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत के आर्यीकरण करने का श्रेय जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारतीयों का आर्यीकरण किया और उत्तर भारत से वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत तक ले गए। ये कपाटपुरम में हुआ था दूसरा सम्मेलन और इसके सदस्यों की संख्या थी 59। तीसरा सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। इसके संरक्षक भी पांड्य थे। स्थल मदुरै था और सदस्यों की संख्या 49 थी। तो अब संगम साहित्य की हम बात करते हैं। संगम साहित्य मुख्यतः तमिल भाषा में है और 2 तरह के ग्रंथ हमें मिलते हैं। एक साहित्य ग्रंथ है जिसे आगम कहा गया है, जो कि प्रेम संबंधी है। दूसरा ग्रंथ पूरम है, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जो प्रमुख संगम ग्रंथ हैं उनमें तोलकाप्पियम है, जिसके रचनाकार तोलकाप्पियर थे। एक व्याकरण ग्रंथ था। इसमें जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके बारे में बताया गया है। कुरल, जिसे तिरुकुरल कहा गया है, इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर थे। इसे पंचम वेद भी कहा गया। यह तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ इसे माना जाता है। उसके बाद परिपादल है। इसकी जो विशेषता है, यह प्रथम संगीत संग्रह थी। यह देवताओं की प्रशंसा में छंद लिखे गए थे परिपादल में। पात्तिन पाले, जिसके रचनाकार रुद्र कन्नार थे, इसकी विशेषता थी कि यह प्रेम गीत था। तमिल क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद आता है मणिमेखलय, जिसके रचनाकार थे सीतलय सत्तनार। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा गया है। उसके बाद शिलप्पादिकारम है, जिसके रचनाकार इलंगो आदिगल हैं। यह एक जैन ग्रंथ है। और उसके बाद जीवक चिंतामणि है, जिसके रचनाकार तिरुत्तकदेवर हैं। यह जैन सन्यासी द्वारा लिखित है और विग्रह की पुस्तक है। इसमें चोल राजकुमार के जैन भिक्षु बन जाने की कहानी है। नीचे के जो तीनों हैं, मणिमेखलय, शिलप्पादिकारम और जीवक चिंतामणि, को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। तो इसके महाकाव्यों को हम देख लेते हैं। संगम युग के जो महाकाव्य हैं, 5 ग्रंथों को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें 3 उपलब्ध हैं और 2 उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं उनमें शिलप्पादिकारम है, मणिमेखलय है, जीवक चिंतामणि है। वलयपति और कुंडलकेशी उपलब्ध नहीं है। अब संगम काल की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति की हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि चोल, चेर और पांड्य 3 राज्यों का विवरण इसमें मिलता है। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था, चेर का धनुष और पांड्य का मछली। वंशानुगत और राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ब्राह्मण मत के अनुयायी शासक थे। स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण प्रशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसमें कुछ प्रमुख टर्म्स आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। मंडलम, जो कि राजा का सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। मंडलम राज्य को कहते हैं। नाडु प्रांत को कहते हैं। उसी के नाम पे तमिलनाडु नाम पड़ा है, तमिल प्रदेश को, तमिल प्रांत को। उर नगर को कहते हैं। अवय छोटे ग्रामों की सभा को कहते हैं। पेरुनल राजा का जो वार्षिक जन्मोत्सव मनाया जाता था उसे पेरुनल कहा गया है। सामाजिक स्थिति की हम बात करें तो 4 वर्णों का वर्णन है।
उसमें अड़सर है जो कि शासक वर्ग था, अंडनर है जो कि ब्राह्मण वर्ग था, वेगिनर जो कि व्यापारी वर्ग था, वेलार जो कि किसान वर्ग था। विवाह, सती प्रथा और अंत्येष्टि संस्कार का प्रचलन देखने को मिलता है। संगम काल के बारे में कहा जाता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। सती प्रथा का उल्लेख जरूर मिलता है, मगर यह स्त्रियों की स्वेच्छा से था। अगर सती प्रथा को हम छोड़ दें तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो कृषि के उत्तम विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिला था, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा का उपजाऊ क्षेत्र था। बहुफसली कृषि होती थी जिसमें चावल प्रमुख था। इसके अलावा मछली उत्पादन, जहाज निर्माण और कताई बुनाई के भी प्रमुख उद्योग थे। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। आयात निर्यात विदेशों से होता था बंदरगाहों के द्वारा। जो आयात होता था उसमें घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, कांच, शराब, मुद्राएं और पुखराज इत्यादि थे। जो निर्यात होता था उसमें मसाले, वस्त्र, मलमल, मोती, हाथी दांत इत्यादि थे। रोम, मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार होता था, और इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक से। अब धार्मिक स्थिति की हम बात करें तो प्रमुख 3 धर्म थे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। वैदिक यज्ञों की शुरुआत हो गई थी। प्रमुख जो देवता थे वो मुरुगन थे। किसान इंद्र की पूजा करते थे। मरियम्मा जो कि शीतला माता थी। वन देवी की उपासना होती थी। वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत पहुंचाने का श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में ले गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अध्याय जिसमें हमने संगम काल को पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।